मुंबई की उमस भरी शाम थी, लेकिन आज हवा में एक अलग ही नशा था। वानखेड़े स्टेडियम के बाहर मीलों लंबी कतारें लगी थीं। यह कोई क्रिकेट का मैच नहीं था, बल्कि देश के सबसे बड़े और मशहूर गायक, सुरों के बादशाह विक्रम मल्होत्रा का लाइव कॉन्सर्ट था। 50,000 लोग उस एक आवाज को सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे, जिसने पिछले 2 दशकों से हर भारतीय के दिल पर राज किया था। अमीर हो या गरीब, रिक्शे वाला हो या किसी बड़ी कंपनी का मालिक, आज सबकी जुबान पर बस एक ही नाम था, विक्रम। स्टेडियम के अंदर का नजारा किसी महाकुंभ से कम नहीं था। रंग बिरंगी रोशनी से पूरा मैदान नहाया हुआ था। करोड़ों रुपए खर्च करके विदेश से मंगवाए गए विशालकाय ध्वनि यंत्र और स्पीकर ऐसे लगे थे जैसे लोहे के पहाड़ खड़े कर दिए गए हों। आयोजकों ने दावा किया था कि आज की रात भारत के इतिहास की सबसे यादगार रात होगी। सबसे आगे की वीआईपी सीटों पर शहर के बड़े बड़े सेठ, नेता और फिल्मी सितारे बैठे थे, और पीछे की सीटों पर आम जनता का समुद्र हिलोरे ले रहा था। शोर इतना था कि अगर कोई अपने बगल वाले के कान में भी चिल्लाए तो सुनाई न दे। हर कोई बस विक्रम के मंच पर आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन उस चकाचौंध और शोर से बहुत दूर, स्टेडियम की ऊंची दीवारों के पीछे अंधेरे कोने में एक अलग ही दुनिया थी। वहां कूड़े के ढेर के पास बैठा था 15 साल का अर्जुन। उसके कपड़े मैले थे, कमीज पर ग्रीस और तेल के काले धब्बे थे, और पैरों में अलग अलग रंग की टूटी हुई चप्पलें थीं। अर्जुन के हाथ में एक पुराना टूटा हुआ ट्रांजिस्टर था, जिसे उसने आज ही कचरे से बीन कर निकाला था। अर्जुन के लिए ये कबाड़ नहीं था, ये उसका खजाना था। उसके पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं थे, न ही कोई उसे सिखाने वाला गुरु था। उसका गुरु तो बस उसका अनुभव था, और वह जिज्ञासा जो उसे रात भर जगाए रखती थी। अर्जुन के पिता नहीं थे, और माँ घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। लेकिन अर्जुन को बर्तनों की खनखन में नहीं, बल्कि तारों में दौड़ने वाले करंट की सनसनाहट में सुकून मिलता था। वह अक्सर कबाड़ की दुकान से पुराने रेडियो, टीवी और पंखे खरीदता, उन्हें खोलता और फिर से जोड़ देता। मोहल्ले के लोग उसे पागल मैकेनिक कहते थे, लेकिन अर्जुन जानता था कि इन बेजान मशीनों की भी अपनी एक भाषा होती है। वह मशीनों को देखता नहीं था, उन्हें महसूस करता था। आज अर्जुन स्टेडियम के पीछे इसलिए बैठा था क्योंकि वह भी विक्रम की आवाज सुनना चाहता था। टिकट खरीदने की औकात तो थी नहीं, इसलिए उसने सोचा कि दीवार से सटकर बैठूंगा तो थोड़ी बहुत आवाज तो कान में पड़ ही जाएगी। अंदर से आती भीड़ की दहाड़ सुनकर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपनी माँ से सुना था कि संगीत में भगवान बसते हैं। वह अपनी आंखें बंद करके उस पल का इंतजार कर रहा था जब संगीत शुरू होगा। तभी स्टेडियम के अंदर एक हलचल हुई। मंच पर धुआं उड़ा और आतिशबाजी के बीच विक्रम मल्होत्रा की एंट्री हुई। जनता पागल हो गई, शोर आसमान चीरने लगा। विक्रम ने माइक हाथ में लिया, गिटार की तार छेड़ी, और जैसे ही उसने अपनी पहली तान छेड़ने के लिए मुंह खोला, एक तेज, कान फाड़ देने वाली चरर चरर की आवाज आई, जैसे आसमान फट गया हो। और उसके ठीक बाद सन्नाटा, भयानक सन्नाटा। वो विशालकाय स्पीकर, जो किसी राक्षस की तरह दिख रहे थे, अचानक गूंगे हो गए। माइक बंद हो गया, गिटार की आवाज गायब हो गई। 50,000 लोगों का शोर एक पल में हैरानी में बदल गया। पहले लोगों को लगा कि यह शो का कोई हिस्सा है, कोई नाटक है। लेकिन जब विक्रम ने बार बार माइक पर थपकी दी और कोई आवाज नहीं आई, तो घबराहट फैलने लगी। स्टेज के पीछे कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच गई थी। वहां का नजारा किसी युद्ध के मैदान जैसा था। इस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभालने वाले मुख्य इंजीनियर मिस्टर डिसूजा, जिनका नाम पूरी दुनिया में मशहूर था, पसीने से तरबतर हो गए थे। उनके सामने 10 कंप्यूटर स्क्रीनें जल रही थीं, लाल बत्तियां खतरे का संकेत दे रही थीं। उनके साथ 10 विदेशी इंजीनियरों की टीम थी जो लैपटॉप पर उंगलियां नचा रहे थे। लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। चेक करो, सब कुछ चेक करो, डिसूजा चिल्लाए। उनका गला सूख रहा था। मेन पावर सप्लाई देखो, केबल्स देखो, यह सिस्टम अभी क्यों बंद हुआ? एक जूनियर इंजीनियर कांपते हुए बोला, सर, सिस्टम तो चालू दिखा रहा है, कंप्यूटर पर सब कुछ हरा है, कोई खराबी नहीं दिख रही, लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा, आवाज बाहर नहीं जा रही। तो आवाज गई कहां? डिसूजा ने गुस्से में अपना हेडफोन टेबल पर पटक दिया। करोड़ों का सिस्टम है ये, मेरी नाक कट जाएगी। 5 मिनट में आवाज चाहिए मुझे, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। स्टेडियम के बाहर दीवार के सहारे बैठा अर्जुन भी चौंक गया। जो संगीत गूंजने वाला था, उसके बदले यह अजीब सी खामोशी क्यों छा गई? उसने अपने कान दीवार से लगा दिए। उसे संगीत तो नहीं, लेकिन अंदर से आती हुई बेचैनी और भाग दौड़ की आवाजें सुनाई देने लगी। अर्जुन खड़ा हो गया। उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। वह हवा को सूंघने लगा।
उसे जलते हुए रबर या प्लास्टिक की गंध नहीं आ रही थी, जो आमतौर पर शॉर्ट सर्किट होने पर आती है। उसे एक अजीब सी, बहुत ही हल्की हमिंग साउंड गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी, जो शायद किसी आम इंसान के कान पकड़ भी नहीं पाते। यह आवाज जमीन के नीचे से आ रही थी, एक ऐसी कंपन जो उसके पैरों के तलवों में गुदगुदी कर रही थी। अर्जुन बड़बड़ाया, मशीन मरी नहीं है, मशीन का दम घुट रहा है। उसकी जिज्ञासा अब उसे रोक नहीं पा रही थी। वह दीवार पर चढ़कर झांकने की कोशिश करने लगा, लेकिन सुरक्षा गार्डों ने उसे देख लिया। ओए छोगरे, नीचे उतर, एक भारी भरकम गार्ड ने डंडा फटकारते हुए चिल्लाया। चोर कहीं के, यहां से भाग जा वरना हड्डियां तोड़ दूंगा। अर्जुन ने डरते हुए कहा, साहब मैं चोरी करने नहीं आया, मुझे बस ये जानना है कि आवाज क्यों बंद हो गई। गार्ड हंसा, आवाज? बड़े बड़े इंजीनियरों की हवा निकल गई है अंदर, और तू कूड़ा बीनने वाला पूछेगा, चल भाग यहां से। लेकिन अर्जुन भागा नहीं। वह जानता था कि जो कंपन उसे महसूस हो रहा है वह सामान्य नहीं है। उसने अपने टूटे हुए रेडियो में कई बार ऐसी समस्या देखी थी। जब अर्थिंग यानी जमीन से जुड़ाव सही नहीं होता तो बड़ी से बड़ी मशीन भी गूंगी हो जाती है। करंट तो दौड़ता है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिलता। यह विदेशी मशीनें बहुत नाजुक होती हैं, भारतीय मिट्टी की नमी और गर्मी को कभी कभी समझ नहीं पाती। अंदर हालात बदतर होते जा रहे थे। 10 मिनट बीत चुके थे। जनता अब उग्र हो रही थी। लोग चिल्ला रहे थे, पैसा वापस करो, धोखा धोखा। पानी की बोतलें स्टेज की तरफ फेंकी जाने लगी। विक्रम मल्होत्रा स्टेज पर खड़े खड़े अपमानित महसूस कर रहे थे। आयोजक मिस्टर खन्ना दौड़ते हुए कंट्रोल रूम में आए। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। डिसूजा, खन्ना ने दहाड़ा, ये क्या तमाशा है? विक्रम स्टेज पर खड़ा है और तुम लोग यहाँ कंप्यूटर घूर रहे हो। अगर अगले 5 मिनट में माइक चालू नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी कंपनी पर इतना बड़ा मुकदमा ठोकूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें नहीं चुका पाएंगी। डिसूजा ने हताशा में सिर पकड़ लिया। मिस्टर खन्ना, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने सॉफ्टवेयर रिबूट कर लिया, केबल बदल दिए, जनरेटर चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है। विज्ञान के हिसाब से इसे चलना चाहिए, लेकिन पता नहीं कौन सी बुरी नजर लग गई है। मुझे विज्ञान मत सिखाओ, मुझे आवाज चाहिए, खन्ना चिल्लाए। बाहर अर्जुन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई रो रहा है, और वह रोने वाली चीज और कोई नहीं, वो मशीनें थीं। उसे उन मशीनों का दर्द महसूस हो रहा था। वह जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो शायद वो मशीनें हमेशा के लिए खराब हो जाएंगी, या फिर किसी गलत छेड़छाड़ से धमाका भी हो सकता है। उसने एक गहरी सांस ली। उसके मन में डर था, लेकिन मशीनों के प्रति उसका प्रेम उस डर से कहीं बड़ा था। वह पिछले गेट की तरफ दौड़ा, जहां वीआईपी गाड़ियां अंदर जा रही थीं। वहां अफरातफरी का माहौल था, इसलिए सुरक्षा थोड़ी ढीली थी। एक बड़े ट्रक के पीछे छुपकर अपनी दुबली पतली काया का फायदा उठाते हुए अर्जुन अंदर घुस गया। वह केबलों के जाल के बीच से होता हुआ साए की तरह मुख्य मंच के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने सारे तार, इतनी बत्तियां, इतने बड़े एम्पलीफायर उसने सपने में भी नहीं देखे थे। यह स्वर्ग था, लेकिन एक बिगड़ा हुआ स्वर्ग। उसने देखा कि बड़े बड़े साहब लोग टाई कोट पहने, पसीने में लथपथ इधर उधर भाग रहे हैं। एक कोने में मेन पावर यूनिट रखा था, जो एक छोटे कमरे जितना बड़ा था। अर्जुन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके हाथों के बाल हवा में सीधे हो गए। स्टैटिक चार्ज। अर्जुन ने धीरे से कहा, बहुत ज्यादा करंट जमा हो गया है। तभी एक इंजीनियर की नजर उस पर पड़ी। हे, तुम कौन हो? यहां कैसे आए? गार्ड, गार्ड। अर्जुन घबराया नहीं। उसने सीधा उस इंजीनियर की आंखों में देखा और अपनी टूटी फूटी हिंदी में, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, साहब, मशीन बीमार है, उसे बुखार चढ़ गया है। अगर आपने उसे दवाई नहीं दी तो वो मर जाएगी। इंजीनियर उसे धक्का देने ही वाला था कि तभी मिस्टर खन्ना वहां से गुजरे। उन्होंने यह सुना। वह इतने परेशान थे कि किसी तिनके का सहारा भी उन्हें पहाड़ जैसा लग रहा था। उन्होंने रुककर उस मैले कुचैले लड़के को देखा। क्या बकवास कर रहा है ये लड़का? खन्ना ने पूछा। इंजीनियर ने कहा, सर, कोई भिखारी है, अंदर घुस आया, मैं इसे बाहर निकालता हूं। रुको, खन्ना ने कहा। उन्होंने अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता देखी, वैसी गंभीरता जो अक्सर अनुभवी उस्तादों के चेहरे पर होती है। तुम क्या कह रहे थे लड़के? मशीन को बुखार है? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ साहब, ये जो बड़ी बड़ी पेटियां हैं ना, उसने एम्पलीफायरों की तरफ इशारा किया, ये जमीन से बात नहीं कर पा रही हैं। इनका पैर जमीन पर नहीं है। करंट अंदर ही अंदर घूम रहा है, उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। जैसे अगर आप अपनी सांस रोक लो
तो आवाज नहीं निकलती, वैसे ही मशीन की सांस रुक गई है। डिसूजा भी वहां आ गए थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, क्या मजाक है, हम यहां ग्राउंडिंग के लिए दुनिया की सबसे महंगी कॉपर प्लेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अनपढ़ लड़का हमें सिखाएगा। अर्जुन ने डिसूजा की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई अपमान नहीं था, बस एक सच्चाई थी। साहब, कॉपर प्लेट तो महंगी होगी, लेकिन जिस जमीन में आपने उसे गाड़ा है वो सूखी है। मैंने बाहर देखा, वहां की मिट्टी एकदम पत्थर जैसी सूखी है। करंट को पीने के लिए जमीन को प्यासा नहीं, गीला होना चाहिए। डिसूजा का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने यह सोचा ही नहीं था, मुंबई की गर्मी में पिछले 2 हफ्तों से बारिश नहीं हुई थी। जिस जगह उन्होंने अर्थिंग रॉड गाड़ी थी, वह जमीन शायद अंदर से पूरी तरह सूख चुकी थी। मिस्टर खन्ना ने डिसूजा की तरफ देखा। क्या यह सच हो सकता है? डिसूजा ने थूक निकला। सैद्धांतिक रूप से हाँ। अगर रेजिस्टेंस प्रतिरोध बढ़ गया हो तो सिस्टम प्रोटेक्ट मोड में चला जाता है और म्यूट हो जाता है। लेकिन कुछ नहीं। खन्ना चिल्लाए, लड़के, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? अर्जुन ने अपने फटे हुए जेब से कुछ नहीं निकाला, बस अपनी नजरें घुमाई। उसने पास ही पड़े पानी के कुछ बड़े ड्रम देखे और एक लोहे की पुरानी छड़ जो टेंट के खंभे के पास बेकार पड़ी थी। मुझे बस 5 मिनट चाहिए साहब, अर्जुन ने कहा। और थोड़ा पानी। डिसूजा को यह अपनी तौहीन लग रही थी। सर, आप इस सड़क छाप बच्चे को मेरे करोड़ों के सिस्टम को हाथ लगाने देंगे? अगर कुछ गलत हुआ तो सब जलकर खाक हो जाएगा। स्टेडियम के बाहर से अब गालियों की आवाजें आ रही थीं। भीड़ बेकाबू हो रही थी, पुलिस बुलानी पड़ रही थी। खन्ना ने अपनी घड़ी देखी। उनके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। तुम्हारे पास 2 मिनट है लड़के, खन्ना ने कठोरता से कहा। अगर आवाज नहीं आई तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। अर्जुन ने एक पल के लिए अपनी मां का चेहरा याद किया। फिर उसने उस विशालकाय मशीन को ऐसे छुआ जैसे कोई अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखता है। उसने मन ही मन कहा, चल दोस्त, अब ठीक हो जा। अर्जुन तेजी से भागा। उसने वो लोहे की छड़ उठाई। वह भारी थी, उसके पतले हाथों के लिए बहुत भारी, लेकिन उसमें न जाने कहां से ताकत आ गई। वह दौड़कर मुख्य पावर यूनिट के पीछे गया, जहां मोटी मोटी काली तारें जमीन में जा रही थीं। इंजीनियर, गार्ड और मिस्टर खन्ना सब अपनी सांसें रोके उसे देख रहे थे। अर्जुन ने देखा कि जहां अर्थिंग की तार जमीन में जा रही है, वहां की मिट्टी सचमुच धूल जैसी उड़ रही थी। उसने आव देखा न ताव पास रखे पानी के ड्रम को धकेलना शुरू किया। ड्रम बहुत भारी था। उसने अपना पूरा शरीर लगा दिया। उसके पैर फिसल रहे थे, कीचड़ और धूल में सन रहे थे। अरे खड़े क्या हो, मदद करो इसकी, खन्ना चिल्लाए। 2 गार्ड दौड़े और उन्होंने ड्रम को लुढ़काया। अर्जुन ने इशारा किया, बस यहीं। अर्जुन ने लोहे की छड़ को एक बड़े पत्थर से ठोक ठोक कर जमीन में ढंसाना शुरू किया। थक 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 थक। हर चोट के साथ उसका पसीना टपक रहा था। जब छड़ काफी अंदर चली गई तो उसने अपनी जेब से एक छोटा सा तांबे का तार निकाला। वही तार जो उसने आज सुबह एक पुराने पंखे से निकाला था। उसने निपुणता से, जैसे कोई सर्जन टांका लगाता है, उस तार का एक सिरा लोहे की छड़ से बांधा और दूसरा सिरा मेन यूनिट के ग्राउंड टर्मिनल के पेंच पर कस दिया। उसके पास पेंच कसने वाला पेचकस नहीं था, तो उसने अपने दांतों और नाखूनों का इस्तेमाल किया। उसकी उंगलियों से खून रिसने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। फिर उसने गार्डों से कहा, पानी डालो, पूरा पानी डाल दो। गार्डों ने ड्रम पलट दिया। सैकड़ों लीटर पानी उस सूखी जमीन पर गिरा। मिट्टी ने प्यासे की तरह पानी सोख लिया। कीचड़ बन गया। अर्जुन उस कीचड़ के बीच खड़ा था। उसके हाथ गंदे थे, पैर सने हुए थे। वह खड़ा हुआ और उसने डिसूजा की तरफ देखा। अब बटन दबाओ साहब। डिसूजा हिचकिचाए। उनका हाथ कांप रहा था। उन्होंने मेन स्विच की तरफ हाथ बढ़ाया। स्टेडियम में अभी भी सन्नाटा और तनाव था। 50,000 लोग गुस्से में थे। विक्रम मल्होत्रा स्टेज छोड़ने ही वाले थे। क्लिक। डिसूजा ने रीसेट बटन दबाया। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ। सबकी धड़कनें रुक गईं। खन्ना ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अर्जुन बस मशीन को देख रहा था। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। और तभी धुम, एक गहरी बास बैस की आवाज स्पीकरों से आई, जैसे किसी सोए हुए शेर ने अंगड़ाई ली हो। मीटर की सुइयां जो 0 पर थीं, अचानक उछलकर ऊपर गईं। हरी बत्तियां जल उठीं। चरर। और फिर माइक चालू होने की आवाज आई। विक्रम ने, जो जाने के लिए मुड़ चुके थे, यह आवाज सुनी। उन्होंने माइक उठाया और कहा, हेलो। वह हेलो किसी धमाके से कम नहीं था। वह आवाज इतनी साफ, इतनी बुलंद थी कि स्टेडियम के हर कोने तक गूंज गई। भीड़ 1 सेकंड के लिए शांत हुई और फिर जो शोर उठा उसने आसमान हिला दिया। लोग खुशी से पागल हो गए। संगीत शुरू हो गया। गिटार की धुन हवा में तैरने लगी। कंट्रोल रूम में मिस्टर खन्ना कुर्सी पर गिर पड़े। उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखा।
डिसूजा और उनके विदेशी इंजीनियर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उनके लाखों के लैपटॉप, उनकी डिग्रियां, उनका अनुभव सब धरा रह गया था। और जो काम वे नहीं कर पाए, वो एक कीचड़ में स्नेह फटे कपड़े पहनने वाले बच्चे ने एक लोहे की छड़ और बाल्टी भर पानी से कर दिया था। खन्ना ने आंखें खोली और चारों तरफ देखा। वो लड़का कहाँ है? उसे बुलाओ, मैं उसे इनाम दूंगा। लेकिन जब उन्होंने देखा तो अर्जुन वहां नहीं था। वह भीड़ और अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो चुका था, जैसे कोई फरिश्ता अपना काम करके चला जाता है। स्टेडियम के बाहर अर्जुन वापस अपने कूड़े के ढेर के पास आ गया था। वह अपनी जगह पर बैठा, उसने अपने घुटनों पर सिर रखा और सुनने लगा। अब उसे दीवार के पार से विक्रम का गाना साफ सुनाई दे रहा था। उसकी मेहनत सफल हुई थी। उसे कोई इनाम नहीं चाहिए था, उसे कोई शाबाशी नहीं चाहिए थी, उसे बस संगीत सुनना था। संगीत की उस तेज आवाज में अर्जुन के पेट की गुड़गुड़ाहट दब गई थी। वह कल से भूखा था, लेकिन आज उसका मन भरा हुआ था। उसने अपनी फटी हुई जेब से एक सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला जो उसने सुबह बचा लिया था, और उसे चबाते हुए संगीत का आनंद लेने लगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अंदर मिस्टर खन्ना ने सुरक्षा कैमरों की फुटेज निकलवाई। वह उस लड़के को ऐसे जाने नहीं दे सकते थे। उन्होंने स्क्रीन पर देखा एक दुबला पतला लड़का कैसे जान की बाजी लगाकर केबलों को जोड़ रहा है। अगले दिन के अखबारों में विक्रम मल्होत्रा के कॉन्सर्ट की खबरें तो थीं, लेकिन फ्रंट पेज पर एक धुंधली सी सीसीटीवी तस्वीर छपी थी। शीर्षक था, कौन है वो गुमनाम हीरो जिसने बचाई देश की सबसे बड़ी संगीत की रात। पूरा शहर उस लड़के को ढूंढ रहा था, पुलिस, पत्रकार और खुद विक्रम मल्होत्रा। लेकिन अर्जुन को इन सब की कोई खबर नहीं थी। वह अपनी ही दुनिया में मस्त आज फिर किसी नए कबाड़ में जिंदगी ढूंढ रहा था। उसे पता भी नहीं था कि उसकी तकदीर अब हमेशा के लिए बदलने वाली है। अगली सुबह सूरज हमेशा की तरह निकला, लेकिन मुंबई के लिए यह सुबह सामान्य नहीं थी। हर चाय की टपरी पर, हर लोकल ट्रेन के डिब्बे में और हर ऑफिस की कैंटीन में बस एक ही चर्चा थी, कौन है वो जादुई लड़का। अखबारों के पहले पन्ने पर एक धुंधली सी तस्वीर थी, एक दुबला पतला साया जो करोड़ों की मशीन के पीछे खड़ा था। हेडलाइन थी, मिट्टी का मसीहा, एक गुमनाम बच्चे ने बचाया देश का मान। लेकिन जिस लड़के की तलाश पूरा शहर कर रहा था, वह इस शोर शराबे से बेखबर मुंबई की एक तंग और बदबूदार बस्ती धारावी की एक संकरी गली में अपनी रोज की जंग लड़ रहा था। अर्जुन की सुबह अखबार पढ़कर नहीं, बल्कि म्यूनिसिपैलिटी के नल पर पानी भरने की जद्दोजहद से शुरू हुई थी। उसकी माँ सुनीता खांसते हुए चूल्हे पर चाय बना रही थी। घर में न तो टीवी था, न ही अखबार आता था। इसलिए अर्जुन को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि बाहर की दुनिया में वह हीरो बन चुका है। उसके लिए तो कल की रात बस एक डरावना सपना थी, जहां उसने कानून तोड़ा था और किसी तरह बचकर भाग आया था। उसे डर था कि कहीं वो गार्ड या वो बड़े साहब पुलिस लेकर उसे पीटने न आ जाएं। अर्जुन अपनी माँ के पास बैठा और चाय का गिलास हाथ में लिया। माँ, उसने डरते हुए कहा, अगर पुलिस वाले कभी घर आए तो तुम कहना मैं गांव गया हूं, ठीक है? सुनीता ने चिंतित होकर उसका माथा छुआ। क्यों रे, तूने फिर कोई कबाड़ चोरी किया क्या? मैंने तुझे कितनी बार कहा है, ये मशीन वशीन के चक्कर में मत पड़। हम गरीब लोग हैं बेटा, हमारी किस्मत में सिर्फ मजदूरी लिखी है। अर्जुन चुप रहा। वह माँ को कैसे समझाता कि मशीनों से उसका रिश्ता खून का नहीं, रूह का है। तभी गली के बाहर सायरन की आवाज गूंजी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई गाड़ियों के सायरन। बस्ती में हड़कंप मच गया। आमतौर पर यहां पुलिस की गाड़ियां तभी आती थीं जब कोई बड़ा छापा मारना हो या बुलडोजर चलाना हो। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। अर्जुन का दिल धक से रह गया। वो आ गए, वो मुझे पकड़ने आ गए, उसने सोचा। उसने अपनी चाय छोड़ी और घर के पिछले दरवाजे से निकलकर एक पुराने गोदाम में जा छिपा, जहां वह अपना कबाड़ इकट्ठा करता था। वह बोरियों के पीछे दुबक कर बैठ गया, सांसें रोके हुए। लेकिन बाहर का नजारा कुछ और ही था। बस्ती के कीचड़ भरे रास्तों पर एक चमचमाती हुई काली मर्सिडीज कार आकर रुकी। उसके पीछे पुलिस की जीप और मीडिया की वैन थी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से उतरे विक्रम मल्होत्रा, वही सुपरस्टार जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग पागल थे। उनके साथ मिस्टर खन्ना भी थे। बस्ती के लोग हैरान थे। साक्षात भगवान उनकी गंदी गली में उतर आए थे। विक्रम ने अपना चश्मा उतारा और एक बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, क्या यहाँ कोई ऐसा लड़का रहता है जो कबाड़ से मशीनें ठीक करता है? दुबला पतला, सांवला रंग, उम्र करीब 15 साल। बूढ़े ने कांपते हाथ से इशारा किया, अरे वो तो सुगना का बेटा अर्जुन है। पागल है वो थोड़ा, दिन भर टूटे रेडियो से बातें करता है। लेकिन साहब, उसने क्या किया? क्या चोरी की उसने? मिस्टर खन्ना मुस्कुराए। चोरी नहीं बाबा, उसने हमारा दिल चुरा लिया है। कहाँ है वो?
भीड़ अर्जुन के घर की तरफ दौड़ी। अर्जुन, अर्जुन, बाहर निकल, बड़े साहब आए हैं। गोदाम में छिपा अर्जुन और भी डर गया। उसे लगा कि अब उसकी शामत आ गई है। जब बस्ती के प्रधान और पुलिस वालों ने गोदाम का दरवाजा खोला तो अर्जुन एक कोने में सहमा हुआ बैठा था, हाथ जोड़कर। साहब, मुझे माफ कर दो। अर्जुन रो पड़ा। मैं बस गाना सुनने गया था। मैंने मशीन को जानबूझकर नहीं छेड़ा। मुझे जेल मत ले जाओ। मेरी माँ अकेली है। विक्रम मल्होत्रा आगे बढ़े। उनके महंगे जूते कीचड़ में सने थे, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। वह स्पर्श इतना कोमल था कि अर्जुन ने धीरे से आंखें खोली। उठो मेरे शेर। विक्रम की आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। हम तुम्हें जेल ले जाने नहीं, तुम्हें सलाम करने आए हैं। अर्जुन को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या तुमने परसों रात जो किया वो जादू था? विक्रम ने कहा। चलो हमारे साथ, दुनिया तुम्हें देखना चाहती है। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे पुलिस की जीप में नहीं, बल्कि उस ठंडी मर्सिडीज कार में बैठाया गया। उसकी मां सुनीता को भी साथ लिया गया। पूरी बस्ती देखती रह गई। जिस लड़के को वे पागल मैकेनिक कहते थे, आज वह राजा की तरह जा रहा था। गाड़ी शहर के पौष इलाके में स्थित एक गगनचुंबी इमारत के सामने रुकी। यह विक्रम मल्होत्रा का म्यूजिक स्टूडियो और ऑफिस था। अंदर कांच की दीवारें, संगमरमर के फर्श और इतनी ठंडक थी कि अर्जुन ठिठुरने लगा। उसे एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में ले जाया गया। वहां पहले से ही कई लोग बैठे थे। उनमें सबसे प्रमुख थे मिस्टर डिसूजा, वही मुख्य इंजीनियर जिनकी अर्जुन ने अनजाने में बेइज्जती कर दी थी। डिसूजा का चेहरा तमतमाया हुआ था। पिछले 24 घंटों में उनकी साख मिट्टी में मिल गई थी। सोशल मीडिया पर लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे कि एक अनपढ़ बच्चे ने विदेश से लौटे इंजीनियर को हरा दिया। उनके लिए यह केवल नौकरी का सवाल नहीं, अहंकार का सवाल था। जब अर्जुन अंदर दाखिल हुआ तो डिसूजा ने उसे घूर कर देखा। अर्जुन ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार सिर झुका लिया। गरीबी ने उसे सिखाया था कि बड़े साहबों की आंखों में आंखें डालकर देखना गुनाह होता है। तो यही है वो जादुई बच्चा? डिसूजा ने ताना मारा। मिस्टर खन्ना, क्या आप वाकई मानते हैं कि इस सड़क छापने मशीन ठीक की? यह सिर्फ एक तुक्का था, एक इत्तेफाक। विक्रम मल्होत्रा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। डिसूजा, तुक्का एक बार लगता है, लेकिन जिस आत्मविश्वास से इसने तारों को जोड़ा वो तुक्का नहीं था। सर, आप भावुक हो रहे हैं। डिसूजा अपनी सीट से खड़े हो गए। इसने क्या किया? बस पानी डाल दिया। अर्थिंग की समस्या कोई भी अनपढ़ किसान भी समझ सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि यह जीनियस है। इसे ओम का नियम, ओम्स लॉ नहीं पता होगा। इसे सर्किट का से भी नहीं पता होगा। आप इसे मीडिया के सामने हीरो बनाकर हम असली इंजीनियरों का अपमान कर रहे हैं। हॉल में सन्नाटा छा गया। अर्जुन को ओम का नियम तो नहीं पता था, लेकिन उसे डिसूजा की आवाज में नफरत साफ सुनाई दे रही थी। मिस्टर खन्ना ने चिंतित होकर कहा, तो तुम क्या कहना चाहते हो डिसूजा? मैं यह कहना चाहता हूं कि यह लड़का एक फ्रॉड है। डिसूजा ने मेज पर मुक्का मारा। या तो इसने पहले से मशीन में गड़बड़ी की थी ताकि बाद में उसे ठीक करके हीरो बन सके, या फिर यह सिर्फ किस्मत थी। अगर इसमें वाकई दम है तो मैं इसका एक टेस्ट लेना चाहता हूं। सुनीता, जो अब तक चुपचाप कोने में बैठी थी, घबरा गई। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। साहब, हमें जाने दो। हमें कोई इनाम नहीं चाहिए। मेरा बेटा सीधा साधा है। अर्जुन ने मां के हाथ को थपथपाया। उसने पहली बार सिर उठाया और डिसूजा की आंखों में देखा। उसके अंदर का डर अब गायब हो रहा था। जब बात मशीनों की हो तो अर्जुन को डर नहीं लगता था। साहब, अर्जुन ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, किस्मत से लॉटरी निकलती है, मशीनें ठीक नहीं होती। आप जो परीक्षा लेना चाहते हैं ले लीजिए। विक्रम मल्होत्रा के होठों पर मुस्कान आ गई। मंजूर है डिसूजा, लाओ अपनी चुनौती। डिसूजा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उन्होंने इशारा किया और एक सहायक एक पुराना धूल से भरा हुआ बक्सा लेकर आया। डिसूजा ने बक्सा खोला और उसमें से एक अजीब सा यंत्र निकाला। यह एक बहुत पुराना विंटेज एम्पलीफायर था जो 1970 के दशक का लग रहा था। इसके अंदर के तार जले हुए थे, सर्किट बोर्ड काला पड़ चुका था और कई पुर्जे गायब थे। यह, डिसूजा ने गर्व से कहा, मेरे दादाजी का बनाया हुआ वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर है। यह पिछले 20 सालों से खराब पड़ा है। मैंने खुद इसे ठीक करने की कोशिश की। मेरे कई काबिल दोस्तों ने कोशिश की, लेकिन कोई इसमें जान नहीं डाल पाया। इसका सर्किट डायग्राम नक्शा भी खो चुका है। डिसूजा ने वह कबाड़ अर्जुन के सामने पटक दिया। अगर तुम वाकई मशीनों की भाषा समझते हो, लड़के, डिसूजा ने चुनौती दी, तो इसे बिना किसी मैनुअल, बिना किसी कंप्यूटर की मदद के अगले 1 घंटे में चालू करके दिखाओ। अगर तुमने कर दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम मेरे उस्ताद हो, और अगर नहीं कर पाए तो अभी इसी वक्त अपनी मां को लेकर यहां से दफा हो जाना
और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। कमरे में मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं। यह असंभव लग रहा था। वह मशीन पूरी तरह जली हुई दिख रही थी। एक 15 साल का बच्चा जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, वह उस चीज को कैसे ठीक कर सकता है जिसे खुद डिसूजा जैसा इंजीनियर ठीक नहीं कर पाया। मिस्टर खन्ना ने कहा, डिसूजा, यह ज्यादती है। यह बच्चा है, कोई जादूगर नहीं। नहीं साहब, अर्जुन ने बीच में ही टोक दिया। वह आगे बढ़ा और उसने उस जले हुए एम्पलीफायर को छुआ। उसकी उंगलियां जले हुए हिस्सों पर ऐसे फिरी जैसे कोई अंधेरे में ब्रेल लिपि पढ़ रहा हो। उसने मशीन की गंध, सूंघी, जले हुए रजिस्टर और पुराने सोल्डर की गंध। अर्जुन के लिए यह कबाड़ नहीं था, यह एक पहेली थी, और पहेलियां उसे सोने नहीं देती थी। मुझे एक सोल्डरिंग आयरन, कुछ पुराने तार और एक मल्टीमीटर चाहिए, अर्जुन ने कहा। डिसूजा हंसे, बस इतना ही? हार मान लो बेटा। सामान लाया गया। अर्जुन फर्श पर ही पालथी मारकर बैठ गया। उसके लिए संगमरमर का फर्श और उसका गोदाम एक बराबर था जब सामने मशीन हो। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा पेंचकस निकाला, वही पेंचकस जो हमेशा उसके पास रहता था। समय शुरू हुआ। अर्जुन ने काम शुरू किया। उसने देखा कि एम्पलीफायर का मुख्य ट्रांसफार्मर जल चुका था। इसे बदला नहीं जा सकता था क्योंकि नया पुर्जा मिलेगा नहीं। यहीं पर बड़े इंजीनियर हार मान गए थे। किताब कहती है कि जला हुआ ट्रांसफार्मर मतलब मशीन खत्म। लेकिन अर्जुन किताब नहीं पढ़ता था, वह जुगाड़ जानता था। उसने सोचा, अगर सीधा रास्ता बंद है तो गली से जाएंगे। उसने सर्किट को बाईपास करने का फैसला किया। उसने ध्यान से देखा कि करंट कहां से आ रहा है और कहां रुक रहा है। उसके दिमाग में बिजली का नक्शा बनने लगा। ये लाल तार यहां नहीं होना चाहिए। वह बड़बड़ाया, ये कैपेसिटर फूल गया है, मतलब यहां गर्मी ज्यादा थी। आधा घंटा बीत गया। अर्जुन पसीने से तरबतर था। डिसूजा अपनी घड़ी देख रहे थे और व्यंग्य से मुस्कुरा रहे थे। 30 मिनट बचे हैं। जीनियस, अभी भी वक्त है, माफी मांग लो। अर्जुन ने कुछ नहीं सुना। वह एक गहरी समाधि में था। उसने एक बहुत ही रिस्की काम करने का फैसला किया। उसने 2 अलग अलग सर्किटों को एक तांबे के तार से शॉर्ट जोड़ कर दिया। यह तकनीकी रूप से गलत था। किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में इसे पागलपन कहा जाएगा। इससे मशीन फट भी सकती थी। विक्रम मल्होत्रा झुककर देख रहे थे। बेटा, ध्यान से। 55 मिनट बीत गए। अर्जुन ने आखिरी टांका लगाया। उसने फूंक मारकर धुआं उड़ाया। मशीन अब भी वैसी ही कबाड़ दिख रही थी, बस अंदर कुछ तार अजीब तरीके से जुड़े थे। अर्जुन खड़ा हुआ। उसके घुटने दुख रहे थे। हो गया, उसने कहा। डिसूजा जोर से हंसे। हो गया? तुमने तो इसके अंदर खिचड़ी बना दी है। यह क्या बेवकूफी है? तुमने इनपुट को सीधे आउटपुट ग्रिड से जोड़ दिया। जैसे ही मैं इसे प्लग में लगाऊंगा, यह धमाका करेगा। भरोसा रखिए साहब, अर्जुन ने शांत भाव से कहा। मशीन को सांस लेने के लिए फेफड़े नहीं, बस हवा चाहिए। मैंने उसे नई हवा दी है। डिसूजा ने छिड़कर प्लग उठाया। ठीक है, देखते हैं तमाशा। सब लोग पीछे हट जाओ। अगर आग लगी तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। डिसूजा ने प्लग को सॉकेट में लगाया और स्विच ऑन किया। कमरे में सन्नाटा था। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, कोई धमाका नहीं हुआ, कोई चिंगारी नहीं उठी। लेकिन तभी उस पुराने भद्दे बक्से के अंदर एक हल्की नारंगी रोशनी, वैक्यूम ट्यूब ग्लो जल उठी। वह रोशनी किसी उम्मीद की किरण जैसी थी। और फिर एक धीमी, प्यारी सी हमिंग आवाज आई। यह शोर नहीं था, यह उस मशीन के जिंदा होने का संगीत था। अर्जुन ने पास रखे एक माइक को उस एम्पलीफायर से जोड़ा और धीरे से थपकी दी। हेलो। उस पुराने स्पीकर से जो आवाज आई, वह इतनी साफ, इतनी गर्म और इतनी सुरीली थी कि लगा ही नहीं यह 50 साल पुरानी मशीन है। उसे विंटेज वार्मथ कहते हैं, जिसे आज के डिजिटल एम्पलीफायर भी नहीं बना पाते। डिसूजा का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उन्हें तमाचा मारा हो। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। यह कैसे संभव है? वो सर्किट तो डेड था। तुमने बाईपास कैसे किया? लॉजिकली यह काम नहीं करना चाहिए। अर्जुन मुस्कुराया, एक मासूम और निश्चल मुस्कान। साहब, लॉजिक दिमाग में होता है, करंट दिल से बहता है। मशीन को पता था उसे क्या चाहिए। मैंने बस वही दिया जो वो मांग रही थी। विक्रम मल्होत्रा ने ताली बजानी शुरू की। धीरे धीरे पूरा कमरा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मिस्टर खन्ना की आंखों में आंसू थे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। डिसूजा अपनी हार पचा नहीं पा रहे थे। उनका अहंकार उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। एक अनपढ़ बच्चे के सामने वह छोटे हो गए थे। डिसूजा ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मान लिया तुमने ये कबाड़ चालू कर दिया, लेकिन असली दुनिया कबाड़ नहीं है। असली दुनिया में डिग्री चाहिए, गणित चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए। तुम एक अच्छे मैकेनिक हो सकते हो,
लेकिन तुम इंजीनियर कभी नहीं बन सकते। तुम्हारी जगह सड़क पर है, एसी रूम में नहीं। ये शब्द अर्जुन के दिल पर किसी कोड़े की तरह लगे। वह जानता था कि डिसूजा सही कह रहे हैं। उसके पास ज्ञान था, लेकिन नाम नहीं था। उसके पास हुनर था, लेकिन कागज नहीं था। वह फिर से अपना सिर झुकाकर दरवाजे की तरफ मुड़ा। चलो माँ, घर चलते हैं। रुको अर्जुन, विक्रम मल्होत्रा की आवाज गूंजी। विक्रम अपनी सीट से खड़े हुए और डिसूजा के पास जाकर खड़े हो गए। डिसूजा, विक्रम ने सख्त लहजे में कहा, तुमने सही कहा, इसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन डिग्री सिर्फ यह बताती है कि तुमने क्या पढ़ा है, यह नहीं बताती कि तुम क्या कर सकते हो। और आज इसने जो किया वो किसी आईआईटी की किताब में नहीं लिखा। विक्रम ने अर्जुन की तरफ हाथ बढ़ाया। अर्जुन, तुम्हें सड़क पर वापस जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूं, भारत का सबसे बड़ा साउंड रिसर्च लैब, और मैं चाहता हूं कि तुम वहां काम करो। अर्जुन की आंखें फैल गईं। मैं? काम? लेकिन साहब, मैं तो बच्चा हूं। तुम बच्चे नहीं, तुम उस्ताद हो, विक्रम ने कहा। लेकिन एक शर्त है। सबने विक्रम की तरफ देखा। क्या शर्त? तुम्हें स्कूल जाना होगा, विक्रम ने कहा। तुम्हें वह भाषा सीखनी होगी जो डिसूजा साहब बोलते हैं, ताकि अगली बार जब तुम सही हो तो कोई तुम्हें अनपढ़ कहकर चुप न करा सके। तुम्हारा हुनर भगवान की देन है, लेकिन शिक्षा तुम्हारा हथियार बनेगी। क्या मंजूर है? अर्जुन ने अपनी मां की तरफ देखा। सुनीता की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने सिर हिलाया। अर्जुन ने विक्रम का हाथ थाम लिया। मंजूर है साहब। यह एक नई शुरुआत थी, लेकिन अर्जुन को नहीं पता था कि यह रास्ता इतना आसान नहीं होगा। डिसूजा अभी हार नहीं मानने वाले थे, और जिस साउंड लैब की बात विक्रम कर रहे थे, वहां देश के सबसे बड़े दिमाग काम करते थे, जो एक बस्ती के लड़के को कभी अपना नहीं मानेंगे। अर्जुन की असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। समय पंख लगाकर उड़ता है। 10 साल बीत गए। वह दुबला पतला लड़का अर्जुन अब 25 साल का एक नौजवान बन चुका था। विक्रम मल्होत्रा के वादे के मुताबिक अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने दिन में कॉलेज किया और रात में अपनी मां की सेवा की। आज उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी, बदन पर साफ कपड़े थे, और वह भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान केंद्र नेशनल ओशनोग्राफी सेंटर में एक सीनियर सिस्टम इंजीनियर था। लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। लैब के अंदर अर्जुन आज भी अकेला था। वहां काम करने वाले ज्यादातर लोग बड़े बड़े शहरों के कॉन्वेंट स्कूलों से पढ़े थे। वे आपस में अंग्रेजी में बात करते, और जब अर्जुन वहां से गुजरता तो दबी जुबान में हंसते। उनके लिए अर्जुन आज भी वही कोटा वाला लड़का या विक्रम सर का फिक्र चैरिटी केस था। मिस्टर डिसूजा अब रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनकी कड़वाहट कम नहीं हुई थी। वह अब संस्थान के डायरेक्टर थे। वह जब भी मौका मिलता अर्जुन को नीचा दिखाने से नहीं चूकते थे। अर्जुन, डिसूजा अक्सर मीटिंग में कहते, तुम फाइलें ठीक से जमा किया करो, यह सरकारी दफ्तर है, तुम्हारा कबाड़ खाना नहीं। अर्जुन चुपचाप सिर झुकाकर जी सर कह देता। उसने डिग्री तो ले ली थी, लेकिन अपने अंदर के उस कारीगर को मरने नहीं दिया था जो मशीनों की रूह पढ़ सकता था। तारीख थी 12 जून। मानसून का समय था। मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि अरब सागर में एक भयंकर तूफान वायु बन रहा है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह तूफान कितना भयानक होगा। रात के 2 बज रहे थे। कंट्रोल रूम में अचानक लाल बत्तियां जलने लगी। सायरन की आवाज से पूरा संस्थान जाग उठा। इमरजेंसी, इमरजेंसी। केरल और गुजरात के तटों की तरफ एक विशाल सुनामी लहर बढ़ रही थी। यह लहर इतनी बड़ी थी कि लाखों गांवों को बहा ले जाती। भारत सरकार ने अरबों रुपये खर्च करके समुद्र के नीचे प्रहरी नाम का एक सेंसर सिस्टम लगाया था। इसका काम था लहर आने से 2 घंटे पहले सही डेटा भेजना, ताकि तटीय इलाकों को खाली कराया जा सके। लेकिन ऐन मौके पर प्रहरी सिस्टम फेल हो गया। स्क्रीनों पर सिर्फ सफेद शोर स्टैटिक नॉइज आ रहा था। कोई डेटा नहीं, कोई लहर की ऊंचाई नहीं, बस एक अजीब सी गड़गड़ाहट। कंट्रोल रूम में हाहाकार मचा था। देश के गृह मंत्री लाइन पर थे। डिसूजा, हमें डेटा दो। हमें पता होना चाहिए कि लहर कहां टकराएगी ताकि हम सेना भेज सकें। हमारे पास सिर्फ 90 मिनट हैं। मंत्री चिल्लाए। डिसूजा के हाथ कांप रहे थे। उनकी पूरी टीम 10 पीएचडी होल्डर्स, 5 विदेशी सलाहकार पागलों की तरह कीबोर्ड पीट रहे थे। सर, सर्वर क्रैश नहीं हुआ है, लेकिन सिग्नल करप्ट हो गया है, एक वैज्ञानिक ने पसीना पोंछते हुए कहा। लगता है समुद्र के नीचे सेंसर पर कचरा फंस गया है या कोई तकनीकी खराबी है। हम सिस्टम को रिबूट कर रहे हैं। रिबूट करने में 20 मिनट लगेंगे, डिसूजा चिल्लाए। तब तक पानी गांवों में घुस जाएगा। कोने में खड़ा अर्जुन स्क्रीन पर चल रही उस अजीब सी नॉइस शोर को देख रहा था। उसने अपना हेडफोन लगाया और उस शोर को सुनने लगा। घुर घुर, खट खट।
बाकी वैज्ञानिकों के लिए यह शोर था, लेकिन अर्जुन के लिए? अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अपना बचपन याद आ गया। जब बारिश के दिनों में उसका पुराना रेडियो सिग्नल नहीं पकड़ता था, तो वह एंटीना को एक खास दिशा में घुमाता था। यह मशीन खराब नहीं है, अर्जुन बुदबुदाया। वह आगे बढ़ा। डिसूजा सर, अर्जुन ने कहा। तुम चुप रहो अर्जुन, डिसूजा ने डांटा। यह बड़ों का काम है। जाओ जाकर कॉफी लाओ सबके लिए। सर प्लीज सुनिए। अर्जुन की आवाज में आज वह पुराना डर नहीं था। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। सिस्टम फेल नहीं हुआ है, सेंसर कंफ्यूज हो गया है। डिसूजा गुस्से से लाल हो गए। क्या बकवास है, मशीन कैसे कंफ्यूज हो सकती है? अर्जुन ने तेजी से मुख्य कंसोल की तरफ कदम बढ़ाया। सुरक्षा गार्ड उसे रोकने आए, लेकिन अर्जुन की आंखों में देखकर वे ठिठक गए। सर, अर्जुन ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये जो आवाज आ रही है, ये कचरा नहीं है, ये व्हेल मछलियों की आवाज है। तूफान की वजह से मछलियों का एक बड़ा झुंड हमारे सेंसर के पास से गुजर रहा है। उनकी आवाज की फ्रीक्वेंसी हमारे सेंसर की फ्रीक्वेंसी से टकरा रही है। मशीन को लग रहा है कि यह भूकंप की आवाज है, इसलिए उसने खुद को लॉक कर लिया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मछलियां, एक वैज्ञानिक हंसा। हम यहाँ प्रलय की बात कर रहे हैं और यह मछलियों की कहानी सुना रहा है। मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारी मूर्खता सुनने का, डिसूजा ने कहा। रिबूट करो। अगर रिबूट किया तो डेटा पूरी तरह उड़ जाएगा, अर्जुन चिल्लाया। यह पहली बार था जब उसने डिसूजा पर आवाज उठाई थी। सर, हमें रिबूट नहीं, फिल्टर चाहिए। हमें मछलियों की आवाज को हटाना होगा, असली सिग्नल अपने आप सामने आ जाएगा। हमारे सॉफ्टवेयर में ऐसा कोई फिल्टर नहीं है, डिसूजा ने हताशा में कहा। सॉफ्टवेयर में नहीं है? अर्जुन ने अपनी जेब से अपना पुराना पेचकस निकाला। वही पेचकस जो 10 साल पहले उसके पास था, लेकिन हार्डवेयर में है। अर्जुन मुख्य पैनल के पीछे घुस गया। लोग चिल्लाते रहे, अरे क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या? अर्जुन ने तारों के जंजाल को देखा। यह एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर था, लेकिन अंत में यह भी बिजली और तारों का खेल ही था। अर्जुन ने ऑडियो इनपुट के तार को ढूंढा। उसने देखा कि एक छोटा सा कैपेसिटर लगा है जो हाई फ्रीक्वेंसी को रोकता है। अर्जुन जानता था कि वेल की आवाज लो फ्रीक्वेंसी होती है। उसे बस उस तार को थोड़ा ढीला करके एक बाईपास बनाना था, ताकि भारी आवाजें कट जाएं। यह किताब में लिखा तरीका नहीं था। यह वह तरीका था जो उसने बचपन में कबाड़ की दुकान पर सीखा था, जब उसे पुराने स्पीकर से साफ आवाज निकालनी होती थी। अर्जुन, हटो वहां से, डिसूजा ने गार्ड को इशारा किया। गार्ड ने अर्जुन का कॉलर पकड़ा और उसे खींचने लगा। बस एक सेकंड। अर्जुन ने संघर्ष करते हुए तार को मरोड़ा और उसे चेसिस के लोहे से टच करा दिया। छट, एक चिंगारी निकली। इसने सिस्टम उड़ा दिया, कोई चिल्लाया। लेकिन तभी स्क्रीन पर जो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें चल रही थीं, वे अचानक सीधी हो गईं। शोर बंद हो गया और एक साफ स्पष्ट घंटी की आवाज आई। पिंग पिंग पिंग। डेटा आने लगा। लहर की ऊंचाई 12 मीटर, टकराने का समय 45 मिनट, स्थान भावनगर तट। सिग्नल आ गया। ऑपरेटर खुशी से चीखा, डेटा क्लियर है सर, एकदम साफ। डिसूजा पत्थर की मूरत बन गए। उन्होंने स्क्रीन को देखा, फिर जमीन पर गिरे हुए अर्जुन को देखा, जिसे गार्ड ने अभी भी पकड़ रखा था। अर्जुन ने अपने कपड़े झाड़े और खड़ा हुआ। साहब, मछली का शोर हटा दिया। अब मशीन सिर्फ समुद्र की बात सुन रही है। अगले 45 मिनटों में भारतीय सेना और प्रशासन ने उस सटीक जानकारी का इस्तेमाल करके 20 शून्य लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। तूफान आया, पानी गांवों में घुसा, मकान टूटे, लेकिन एक भी जान नहीं गई। सुबह हो गई, तूफान थम चुका था। संस्थान के बाहर मीडिया का जमावड़ा था। मंत्री जी खुद आए थे। वे डिसूजा को माला पहनाने आगे बढ़े। शाबाश डिसूजा जी, मंत्री ने कहा, आपने और आपके विज्ञान ने आज हजारों जानें बचा ली। डिसूजा ने माला हाथ में ली। उनकी आंखें भीड़ में किसी को ढूंढ रही थीं। वह पीछे मुड़े। अर्जुन सबसे पीछे एक कोने में खड़ा था, अपना बैग उठाकर घर जाने की तैयारी में। डिसूजा मंत्री के सामने से हटे और धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़े। पूरा हॉल शांत था। डिसूजा ने अर्जुन के सामने सिर झुकाया नहीं, उन्होंने झुककर अर्जुन के पैर छुए। अर्जुन घबराकर पीछे हट गया। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? डिसूजा की आंखों में आंसू थे। बेटा, मैंने पूरी जिंदगी किताबों को पूजा, लेकिन आज समझ आया कि असली ज्ञान स्याही में नहीं, पसीने में होता है। 10 साल पहले मैंने तुम्हें मैकेनिक कहा था। मैं गलत था। तुम मैकेनिक नहीं हो, तुम इस देश के असली इंजीनियर हो, विश्वकर्मा हो तुम। डिसूजा ने मंत्री को बुलाया और अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे सबके सामने खड़ा किया। देश को मैंने नहीं, इस लड़के ने बचाया है। और यह कोई मामूली लड़का नहीं है, यह अर्जुन है,
हमारा अर्जुन। तालियों की गड़गड़ाहट से छत हिल गई, लेकिन अर्जुन को तालियां नहीं सुनाई दे रही थीं। उसे भीड़ में एक चेहरा दिखाई दिया, बूढ़ा हो चुका विक्रम मल्होत्रा, और उनकी बगल में खड़ी अर्जुन की मां सुनीता। मां की आंखों में जो गर्व था वह अर्जुन के लिए किसी भी नोबेल पुरस्कार से बड़ा था। अर्जुन माइक के पास आया। उसने हिंदी में अपनी उसी सादगी के साथ कहा, मशीनें लोहे की होती हैं, लेकिन वे चलती इंसान के भरोसे से हैं। हम भारत के लोग जुगाड़ करना जानते हैं, लेकिन जब वह जुगाड़ विद्या ज्ञान से मिल जाता है तो हम दुनिया की कोई भी मुसीबत हल कर सकते हैं। यह जीत मेरी नहीं, हर उस बच्चे की है जो कबाड़ में सपने ढूंढता है। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपना पूरा जीवन उन गरीब बच्चों को सिखाने में लगा दिया जिनके पास हुनर था लेकिन साधन नहीं। उसने साबित कर दिया कि एक जूते पॉलिश करने वाला हाथ भी देश की तकदीर लिख सकता है। और आज भी जब उस समुद्र विज्ञान केंद्र में कोई मशीन खराब होती है जिसे कोई ठीक नहीं कर पाता, तो लोग मुस्कुराकर कहते हैं, अर्जुन सर को बुलाओ, मशीन उनसे बात करना चाहती है।